हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं S1 समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा इकाई 3 शिक्षा के राजनीतिक एवं संवैधानिक संदर्भ का एक टॉपिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इससे पहले कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारा चैनल आपको पसंद आता हो, हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक करें। आइए देखते हैं इस टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अब तक जो पूछे जा चुके हैं। उनमें से कुछ हैं, शिक्षा के अधिकार को सरकार, स्थानीय प्राधिकरण एवं अभिभावकों की सहायता से किस प्रकार पूरा किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन के लिए विद्यालयों तथा शिक्षकों के दायित्व की चर्चा करें। बाल संरक्षण अधिनियम 2005 की चर्चा करें। आरटीई क्या है, आरटीई 2009 के मुख्य बिंदुओं की चर्चा करें। शिक्षा का अधिकार के संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करें। शिक्षा के मौलिक अधिकारों के अनुपालन में किनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, बताइए। इस प्रकार देखा गया है कि हर साल प्रत्येक साल जो है डीएलएड में इस टॉपिक से एक न एक क्वेश्चन ज़रूर रहा है। तो चलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसकी पृष्ठभूमि है भारतीय संविधान की नीति निर्देशक तत्व के अधीन अनुच्छेद 45 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मान्यता दी गई थी। संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। 1993 में पी उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश सरकार बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि शिक्षा पाना हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। इसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए 2 दिसंबर 2002 में संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया। अंततः 4 अगस्त 2009 को संसद में इस ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी देकर देश के लिए नया कानून लागू किया गया। आइए शिक्षा का अधिकार अधिनियम से परिचय लेते हैं। आरटीई एक्ट में 7 अध्याय व 1 अनुसूची है। इसमें 38 धाराएं हैं। छठा अध्याय जो है बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 का उल्लेख करता है, जो बच्चों के अधिकारों को संरक्षण देता है, जिसे हम किसी अन्य वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अध्यायों को। अध्याय 1 प्रारंभिक, इसमें महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या की गई है। अध्याय 2 मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अध्याय 3 उपयुक्त सरकार, स्थानीय प्राधिकरण एवं अभिभावकों के कर्तव्य। अध्याय 4 विद्यालयों तथा शिक्षकों के दायित्व। अध्याय 5 पाठचर्या एवं आरंभिक शिक्षा की समाप्ति। अध्याय 6 बच्चों के अधिकार की रक्षा। अध्याय 7 मिश्रित केंद्र राज्य स्थानीय सरकार विद्यालय एवं अभिभावकों का दायित्व। आइए इन अध्यायों की व्याख्या करते हैं। अध्याय 1 प्रारंभिक। पहला अध्याय प्रारंभिक अधिनियम में आए गए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या करता है। इस अधिनियम को व्याख्या करने के लिए इन शब्दों को जानना अति आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं। पहला शब्द बच्चा, इसका अर्थ है कोई भी बच्चा, लड़का हो या लड़की, जो 6 से 14 वर्ष के बीच में आते हों। वंचित समूह का बच्चा है। दूसरा शब्द, इसका अर्थ है वह बच्चा जो उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित किसी समूह जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग या कोई अन्य समूह जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लैंगिक या इसी तरह के किसी कारक के कारण असुविधा है से संबंध रखता है। तीसरा शब्द है कमज़ोर वर्ग का बच्चा। इसका अर्थ है बच्चों के अभिभावकों या माता पिता की वार्षिक आमदनी उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित आमदनी की निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम है, जिसके अंतर्गत हम क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कंसेप्ट पढ़ते हैं। तीसरा शब्द है आरंभिक शिक्षा, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा।
तीसरा शब्द है विद्यालय, कोई भी मान्यता प्राप्त विद्यालय जो आरंभिक शिक्षा दे रहा हो। अध्याय 2 मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इसके अंतर्गत 2 मुख्य बिंदु हैं। पहला बिंदु है 6 से 14 वर्ष की उम्र के किसी बच्चों को पड़ोस के स्कूल में आरंभिक शिक्षा पूरी होने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। किसी भी बच्चों को आरंभिक शिक्षा लेने के लिए ऐसा कोई भी व्यय नहीं करना होगा अथवा शुल्क नहीं देना होगा जो उसे आरंभिक शिक्षा में आगे बढ़ने अथवा पूरी होने से रोक सके। किसी प्रकार की विकलांगता से प्रभावित बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा, अर्थात 1 से 8 तक की कक्षा में किसी भी प्रकार का शुल्क किसी भी तरह के बच्चे को नहीं लगेगा। दूसरा पॉइंट है, यदि 6 साल से ऊपर के किसी बच्चे ने किसी स्कूल में दाखिला नहीं लिया या अपनी आरंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया तो उसे उसकी उम्र के अनुरूप कक्षा में दाखिला मिलेगा। जिस उम्र में वह विद्यालय नामांकन के लिए आएगा उसी उम्र के हिसाब से उसे कक्षा में नामांकित किया जाएगा। इस स्थिति में उसे दूसरे विद्यार्थियों के बराबर आने के लिए उसी समय सीमा में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा। आरंभिक कक्षा के लिए दाखिल बच्चों को 14 वर्ष बाद भी तब तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी जब तक उसकी आरंभिक शिक्षा पूरी नहीं हो जाती, अर्थात जब तक आरंभिक शिक्षा पूरी नहीं हो, अगर उसकी उम्र हो भी गई हो फिर भी उसे मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, आरंभिक शिक्षा दी जाएगी। अध्याय 3 उपयुक्त सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और अभिभावकों के कर्तव्य। इसके अंतर्गत मुख्य बिंदु निम्न प्रकार से हैं। इस कानून के प्रावधान लागू करने के लिए उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरण को उनके क्षेत्रों या पड़ोस की सीमा में जैसा कि निर्धारित किया गया है, यदि स्कूल ना हो तो उसे स्थापित करने का दायित्व राज्य पर होगा। दूसरा पॉइंट है, इस कानून के प्रावधानों को लागू करने हेतु धन मुहैया कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की होगी। जैसा कि हम जानते हैं शिक्षा समवर्ती सूची में है, इस पर जो खर्च होंगे उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही धन मुहैया कराएंगे। तीसरा पॉइंट है, केंद्र सरकार अकादमिक प्राधिकारियों की सहायता से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करेगी, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानक विकसित करेगी तथा लागू करेगी, नवाचारों, शोधों, योजनाओं और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता तथा संसाधन उपलब्ध कराएगी। सरकार द्वारा बहुत से कार्यक्रम चल भी रहे हैं और एनसीएफ के बहुत सारे फॉर्म हैं जो हम लोग देखेंगे किसी वीडियो में। नवाचार, शोध योजनाएं जो हैं चल रही हैं जिससे शिक्षा में लगातार गुणवत्ता बनाने की कोशिश जारी है। अगला पॉइंट है, यदि 6 साल से ऊपर के किसी बच्चे ने किसी स्कूल में दाखिला नहीं लिया या अपनी आरंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया तो उसे उसके उम्र के अनुरूप कक्षा में दाखिला मिलेगा, जैसा कि अध्याय 2 में भी इसकी चर्चा की गई है। इस स्थिति में इसे दूसरे विद्यार्थियों के बराबर आने के लिए उसी समय सीमा में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा। आरंभिक कक्षा के लिए दाखिल बच्चे को 14 वर्ष के बाद भी तब तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी जब तक उसकी आरंभिक शिक्षा पूरी नहीं हो जाती है। आरंभिक शिक्षा जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक 14 वर्ष की आयु का जो सीमा रेखा है उसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा और वह पार भी हो जाए तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी आरंभिक शिक्षा पूरी करनी देनी होगी। 5वां पॉइंट है, उपयुक्त सरकार प्राधिकरण का यह दायित्व होगा कि भौतिक सुविधाएं जिसमें विद्यालय भवन, शिक्षा और अधिगम उपकरण शामिल हैं को उपलब्ध कराए, विशेष प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराए तथा अनुसूची में निर्धारित मानकों के अनुसार अच्छी गुणवत्ता पूर्व शिक्षा सुनिश्चित करे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने अपने स्कूल अर्थात विद्यालय भवन को बहुत ही अच्छे से बनाया है, उसमें बहुत अच्छे से उसका मैनेजमेंट किया है और इसी तरह से सभी राज्यों को करने की आवश्यकता है।
साथ ही साथ विशेष प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है जो लगातार जारी है। और हमारे हर राज्यों में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, परंतु शिक्षक बनने के बाद भी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते आने चाहिए। परंतु अभी कोविड-19 का काल है तो ये अभी संभव नहीं है। जैसे ही इस काल से हम लोग उबरते हैं, प्रशिक्षण की सुविधा मिले, यह बेहतर होगा। छठा पॉइंट है, प्रत्येक अभिभावक या बच्चों के संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को पड़ोस के विद्यालय में आरंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश दिलाए। यह ज़रूरी है कि बच्चों को अवसर प्रदान किया जाए और इसकी चर्चा हम लोग मौलिक अधिकार में कर चुके हैं। शैक्षिक जो कार्य होना चाहिए वो बच्चों का पूरा होना चाहिए। आरंभिक शिक्षा ज़रूर लेनी चाहिए और इसके अवसर मिलनी चाहिए। अगला पॉइंट है, 3 साल से ऊपर के बच्चों की आरंभिक शिक्षा की तैयारी तथा सभी बच्चों की पूर्व बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा जब तक कि वे 6 साल के नहीं हो जाते हैं, मद्देनज़र सरकार ऐसे बच्चों के लिए विद्यालय पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने की आवश्यक प्रबंध करेगी। इसके अंतर्गत हम लोग आंगनबाड़ी के कंसेप्ट को देख रहे हैं जो चल रहा है और बच्चों को 6 साल से पहले और 3 साल से ऊपर के बच्चों को यह शिक्षा जा रही है। इसकी चर्चा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी की गई है। आइए देखते हैं अध्याय 4, विद्यालयों तथा शिक्षकों के दायित्व। पहला पॉइंट है, सभी प्रकार के सरकारी विद्यालय प्रवेश लेने वाले सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी। इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। एवं पूरी तरह से निजी विद्यालय जो होंगे, कक्षा 1 के लिए निर्धारित विद्यार्थी की संख्या का न्यूनतम 25% बच्चे पड़ोस के कमज़ोर तथा वंचित वर्ग से ले लेंगे और उन्हें आरंभिक शिक्षा के पूरी होने तक मुफ्त अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। यह निजी विद्यालय के लिए कानून है। यह कानून 25% न्यूनतम रखा गया है जिसमें आरंभिक शिक्षा पूरी होने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना है। परंतु ऐसा निजी विद्यालय में नहीं देखने में आता है, नहीं देखा जा रहा है। दूसरा पॉइंट है, कोई भी विद्यालय या संस्थान बच्चे के प्रवेश के समय किसी भी तरह का कैपिटेशन शुल्क नहीं लेंगे और न ही बच्चे के अभिभावकों और संरक्षकों की परीक्षा लेगा। ऐसा करने वाले विद्यालय को जुर्माना देना पड़ सकता है, परंतु इस कानून की भी अवहेलना देखी जा रही है। अगला पॉइंट है, उम्र के प्रमाण पत्र के अभाव में विद्यालय में किसी बच्चे को प्रवेश लेने से रोका नहीं जाएगा। अगर उसके पास कोई भी प्रमाण पत्र ना हो, उम्र के लिए जन्म प्रमाण पत्र ना हो, तब भी उसका प्रवेश लिया जाएगा। अगला पॉइंट है, किसी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और आरंभिक शिक्षा के पूर्ण होने तक स्कूल से निकाला नहीं जाएगा। अगला पॉइंट है, किसी बच्चे को शारीरिक सजा या मानसिक यंत्रणा नहीं दी जाएगी। ऐसी सजा देने वालों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अगला पॉइंट है, शिक्षक को विद्यालय में अपनी उपस्थिति और नियमितता बनाए रखनी होगी। पूरी पाठ्यचर्या को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। प्रत्येक बच्चे की अधिगम योग्यता का आकलन करना होगा और उसी के अनुसार आवश्यक निर्देश देने होंगे। शिक्षकों को अभिभावकों से नियमित बैठकें करनी होंगी और अभिभावकों को उनके बच्चों की उपस्थिति में नियमित सीखने की योग्यता, सीखने में की गई प्रगति और बच्चों के बारे में कोई भी अन्य सार्थक सूचना से अवगत कराना होगा। अगर आप शिक्षक हैं और इनमें से कुछ भी आप एक भी पॉइंट को पूरा कर रहे हैं तो आप एक महान शिक्षक हैं, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। आप उपस्थिति और नियमितता बनाए हुए हैं और बच्चों के पाठ्यचर्या को निर्धारित समय में समाप्त कर रहे हैं। यही एक बहुत बड़ी बात है जो अभी के वर्तमान समय में किसी भी विद्यालय में देखने को नहीं आ रहा है। जो विद्यालय इसमें निरंतर बना हुआ है उसको मेरी तरफ से सैल्यूट। अगला पॉइंट है, कोई भी शिक्षक जनगणना, आपदा राहत कार्य या चुनाव कार्य के अलावा किसी और शैक्षणिक कार्यों के लिए नहीं भेजा जाएगा। और यह हम जानते हैं कि इसके अलावा भी कई कार्य हैं जिसमें शिक्षकों को भेजा जाता है। अगला पॉइंट है, कोई भी शिक्षक निजी ट्यूशन या शिक्षण नहीं करेगा।
परंतु हम सभी जानते हैं कि इस कानून की भी अवहेलना की जा रही है और निजी तौर पर ट्यूशन और कोचिंग किया जा रहा है। अध्याय 5 पाठ्यचर्या एवं आरंभिक शिक्षा की समाप्ति। इसके मुख्य बातें इस प्रकार से हैं। पहला, आरंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या और मूल्यांकन विधियां किसी अकादमिक प्राधिकरण एकेडमिक अथॉरिटी द्वारा निर्धारित की जाएगी, जिसका ब्यौरा उपयुक्त सरकार ने अधिसूचना में जारी कर दिया है। दूसरा पॉइंट है, अकादमिक प्राधिकारी पाठ्यचर्या और मूल्यांकन परिविधियों का निर्धारण करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। पहला, संविधान में दिए मूल्यों का परिप्रेक्ष्य। दूसरा, बच्चों का सर्वांगीण विकास। तीसरा, बच्चों के ज्ञान क्षमता तथा प्रतिभा का निर्माण। चौथा, शारीरिक तथा मानसिक योग्यताओं का पूर्ण रूप से विकास। पाँचवां, गतिविधियां, खोज और अन्वेषण की सहायता से बाल केंद्रित और बाल मित्रवत तरीके से अधिगम। अगला है, शिक्षण का माध्यम जहां तक व्यवहारिक हो, बच्चों की मातृभाषा हो। अगला, बच्चों को डर, सदमे और चिंता से दूर करना और उनके विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति में मदद करना। अगला है, बच्चों के ज्ञान की समझ तथा उसका अनुप्रयोग करने की योग्यता का सतत एवं मूल्यांकन। इन बिंदुओं को वो ख्याल में रखेंगे। अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, आरंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा कि हम जान रहे हैं कि कभी कभी हम लोग क्लास 8 के लिए बोर्ड परीक्षा देखने में आता है, जो कि कभी कभी होता है और अब यह नहीं है। अध्याय 6 बच्चों के अधिकार की रक्षा। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार रक्षा आयोग तथा राज्य बाल अधिकार रक्षा आयोग पहले से ही निर्धारित कार्यों के साथ साथ निम्नलिखित कार्य करेंगे। जैसा कि इसके बारे में हम लोग अलग से एक वीडियो देखेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार रक्षा आयोग के बारे में, जो बाल संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत की बातों में हम लोग देखेंगे। अध्याय 6 के अंतर्गत अन्य कार्यों में यह कार्य है कि इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए अधिकारों की रक्षा के तरीकों की जांच तथा समीक्षा और इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तरीकों की संतुति। पहला है, मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का बच्चों के अधिकार से संबंधी शिकायतों की जांच। दूसरा है, बाल अधिकार रक्षा अधिनियम के अंतर्गत सुझाए गए आवश्यक कदम उठाना। आइए अब देखते हैं अध्याय 7 मिश्रित। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। केंद्र सरकार, उपयुक्त सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण को इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से उपयुक्त दिशा निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार जो है, जो स्थानीय सरकार हो, राज्य सरकार हो, उपयुक्त सरकार पर यह निर्देश दे सकती है कि किस प्रकार से इसके प्रावधानों को लागू किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, स्थानीय प्राधिकरण विद्यालय प्रबंध समिति को इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए उचित दिशा निर्देश दे सकता है। उसी प्रकार से विद्यालय प्रबंध समिति को वहाँ की स्थानीय प्राधिकरण जो होगी या राज्य सरकार होगी, वो क्या करेगी, इस अधिनियम को लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर सकती है। तीसरा है, अनुसूची। इस अधिनियम के अनुसूची में विद्यालय के लिए मानक दिए गए हैं, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की संख्या निम्नांकित प्रकार से निर्धारित की गई है। इस अनुसूची के अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं, कक्षा 1 से 5 तक अगर 60 तक बच्चे हैं तो शिक्षकों की संख्या 2 होगी। अगर 61 से 90 तक बच्चे होंगे तो शिक्षकों की संख्या 3 होगी। 91 से अगर 120 बच्चे होंगे तो शिक्षकों की संख्या 4 होगी। 121 से 200 बच्चे तक होंगे तो शिक्षकों की संख्या 5 होगी। इसके बाद 150 से ऊपर अगर होंगे तो 5 शिक्षक होंगे और एक मुख्य अध्यापक, जिसे प्रधान अध्यापक भी आप कह सकते हैं, वो होंगे। कुल मिला के 6 शिक्षक होंगे। अगर 200 से अधिक बच्चे हैं तो विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात जो होगा 40 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, जिसमें प्रधान अध्यापक को गिना नहीं जाएगा। अगला है कक्षा 6 से 8 तक। इसमें क्या है, प्रति कक्षा
कम से कम एक शिक्षिका, ताकि कम से कम एक शिक्षिका जैसे विज्ञान और गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषाओं के लिए होना अनिवार्य है। दूसरा है कम से कम एक शिक्षक प्रति 35 बच्चे के लिए हो। तीसरा है जहां बच्चों की संख्या 100 से ऊपर है वहां पर एक पूर्णकालीन मुख्य अध्यापक होना चाहिए, अंशकालिक अनुदेशक होना चाहिए। कला शिक्षा के अंतर्गत कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा होनी चाहिए। परंतु धरातल पर इसकी बहुत ही कमी है और शिक्षा के क्षेत्र में भयावह कमी को हम अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं और विश्व में जो हमारी छवि थी उस तक हम लोग अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि भारत कभी शिक्षा का केंद्र रह चुका है। आइए अब देखते हैं विद्यालय के लिए मानक और प्रमाणक कुछ बिंदुओं को। पहला है कम से कम एक कक्षा कक्ष होना चाहिए प्रत्येक शिक्षक के लिए तथा एक कक्षा जो मुख्य अध्यापक का कक्ष तो हो ही, साथ ही उससे कार्यालय और संग्रहण का कक्ष का भी काम लिया जा सके। दूसरा, विद्यालय जो है बाधा मुक्त पहुंच में हो। तीसरा, लड़के और लड़कियों के लिए अलग शौचालय बना हुआ हो। चौथा है सभी बच्चों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पीने के पानी की व्यवस्था हो। पांचवा है एक रसोई घर जहां मध्याह्न भोजन पकाने की व्यवस्था हो। साथ ही साथ छठा, खेल का मैदान हो। इस प्रकार से निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय संविधान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं, जिसमें शिक्षा अधिकार अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इसके अंतर्गत ये सारे कानून और ये सारे बिंदुओं को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पता चलता है कि एक बच्चे के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो कदम भारतीय सरकार ने उठाई है वो सराहनीय है, परंतु धरातल पर इसके क्रियान्वयन की आवश्यकता है और इसके क्रियान्वयन में सभी शिक्षकों और उनसे जुड़े हुए समाज, अभिभावक की जिम्मेदारी बनती है कि इसे कामयाब बनाएं और बच्चों में शिक्षा के लौ को जलाएं। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करें, साथ ही साथ वाइडली शेयर करें जिससे और भी लोग फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।